Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Sunday and the time duration is around 3 p.m. in the afternoon, and today I came back again with a new video. So today I'm going to discuss information regarding the interview questions. अगर आप पोलैंड के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपका सबमिशन होता है तो बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा भी होता है जैसे उनको भी शो करना होता है कि आपके इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड करके वो लोग अपना पूरा एक फाइल बनाते हैं, तो उनका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है जो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। उसमें कुछ इंटरव्यूज़ उनको शो करने पड़ते हैं। तो बहुत टाइम पे ऐसा केस होता है जैसे अगर आप अपना सबमिशन कर लेते हैं, सबमिशन करने के कुछ दिनों बाद आपको एक ईमेल आता है जिसमें आपको एम्बेसी बुलाया जाता है और जिसमें आपको क्वेश्चनिंग वगैरह होती है आपकी वीएफएस या एम्बेसी आपको बता दिया जाएगा उसमें जो भी आपकी लोकेशन है। मेरे को लगता है कि जैसा पूरा इनका प्रोसीजर होता है दे यूजुअली शेयर द इन्फॉर्मेशन ओवर ईमेल। जो आपकी ईमेल में एक जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है उसमें आपको एक ईमेल आता है उनके एंड से जिसमें आपको कहते हैं कि आपको इस डेट में यहाँ पे आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो अभी लास्ट में भी और क्या है, जैसे अगर मैं डेटा देखूँ तो लास्ट मंथ आया था। अभी कोई कैंडिडेट था तो उसको एक ईमेल आया था, ईमेल आने के बाद उससे को वहाँ इंटरव्यू अटेंड करना पड़ा, इंटरव्यू उसने अटेंड करा तो उसके बाद उसका वीज़ा आ गया था। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें कैंडिडेट को बुलाते हैं वो लोग वहाँ पे और उसका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। और जैसा मैंने देख रखा है 3-4 कैंडिडेट थे, उनको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बुलाया और चारों को वीज़ा आ रखा है अभी तक का। अगर मैं अपना डेटा वगैरह देखूँ तो उन लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन लिया था। ईमेल पे उन लोगों ने पूछा कि क्वेश्चन वगैरह क्या होगा और मैंने पूरा चेकलिस्ट वगैरह शेयर किया था बहुत लोगों के साथ। और बहुत लोगों को खाली मैंने एक रफ आइडिया कमेंट सेक्शन में भी बता रखा है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो ईमेल आता है तो फिर वहाँ पे आपका क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन आपके पूरे प्रोसेस से रिलेटेड ही होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है जो भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे हैं आपको प्रॉपर आंसर आना चाहिए। उसका आंसर देते हैं तो फिर उनको एक श्योरिटी मिल जाती है, आपका इंटेंशन पता चलता है और उनको ऐसा लगता है कि आप क्वालिफाई करते हैं पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, नहीं करते, आपको बोलना आता है नहीं आता, आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो इस चीज़ का मेक श्योर करना पड़ता है। क्वेश्चन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो वीज़ा होता है डायरेक्टली लग जाता है और जब रिजेक्शन आता है तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें जिन लोगों का रिजेक्शन आ रहा है तो उनका इंटरव्यू नहीं होता। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ फिर भी रिजेक्शन आ गया, ऐसा होता है। और बहुत बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ उसका वीज़ा लग गया। ये कुछ सैम्पल केसेस होते हैं जिसमें वहाँ पर वो कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू होता है। क्वेश्चनिंग वगैरह देखें, अगर आप प्रॉपर इंटरव्यू देते हैं तो आपका वीज़ा लग जाता है और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर उसमें ऐसा होता है आपका रिफ्यूज़ल भी आता है। बहुत सारे केसेस में आंसर वगैरह आपको प्रॉपर करना पड़ता है। अगर आप किसी प्रोसेस के लिए अप्लाई करें तो आप मेरे को लगता है कि इतना आपको मेक श्योर हो पता है, वो पता ही होगा कि आप किस प्रोसेस के लिए वर्क कर रहे हैं और किस प्रोसेस में जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन वगैरह का आंसर कैसे देना है। तो मैंने कुछ सर्टेन क्वेश्चन बना रखे हैं, उसके बेसिस में आपको आंसर बता देता हूँ कैसे आपको देना आंसर देने होंगे। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन इसमें एडिशनल डाल के आपको बता रहा हूँ मैं। अगर आपसे पूछेंगे कि पोलैंड में आपकी कौन सी करेंसी चलती है, जैसे आपको पता ही है ज़्लोटी चलता है, पीएलएन जिसको कहते हैं। और उसका एक्सचेंज रेट क्या है, 18 पॉइंट समथिंग है, वो चेंज होते रहता है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कन्वर्जन रेट भी आप पता कर लें आईएनआर में कितना है उसका, और आपको मंथली सैलरी कितनी मिल रही है और वहाँ का बेसिक सैलरी क्या चल रहा है, आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अभी का बेसिक सैलरी है 3600 पीएलएन पर मंथ, तो आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बेसिक सैलरी ये है और इसके अलावा जो आपके वर्क परमिट में सैलरी मेंशन होगी आपको उसके बारे में बताना है कि आपका पर मंथ कितना सैलरी आएगा। और इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन आपका, सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ट्रिप। जो आपका पोलैंड जाएंगे, ट्रिप टू पोलैंड है आपका, तो इसका इंटेंशन क्या है। तो आप बताएंगे कि आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, वहाँ पे 1 साल के लिए इस कंपनी में आपको काम करना है। जैसे ही आपका वर्क परमिट खत्म होगा तो आप इंडिया को वापस आ जाएंगे। जो भी आपकी होम कंट्री, इफ़ यू अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया यू कैन मेंशन इंडिया, इफ़ यू अप्लाइंग फ्रॉम सम अदर कंट्री लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, you can mention that thing over there. You are from this country, once after completion of the work permit you will return back to your home country, आप ये बता सकते हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। आप बता सकते हैं कि आपका प्रोफेशन अभी क्या है, आप पास्ट के बारे में भी आप बता सकते हैं। और आपको अपना जो आपका वर्क परमिट है उसमें आपको बताना पड़ेगा जो भी आपकी पोजीशन है। समटाइम सबकी अलग अलग डिफरेंट पोजीशन होती है, कोई मैनुअल पैकर है या फिर किसी को जो भी नेचर ऑफ वर्क है, यू हैव टू मेंशन इट देयर कि आप इस पोजीशन के लिए हायर हुए हैं और आप वहाँ जाके इस पोजीशन में आपको ये काम करना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लें ताकि उनको एक्सप्लेन कर सकें कि आपकी, अगर आप वहाँ पर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में इस पोजीशन पर, अगर आप इस प्रोफेशन में हायर हो रहे हैं तो फिर उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा। इसके अलावा हैव यू एवर वर्कड इन पोलैंड बिफोर, अगर आपने पहले काम कर रखा है पोलैंड के लिए, दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, यू कैन टेल दिस थिंग। अगर आप
फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हैं तो यू कैन मेंशन दैट थिंग एज वेल. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग इन पोलैंड, आई नेवर वर्कड इन पोलैंड. प्रायर देन दिस यू कैन मेंशन दिस थिंग ओवर देयर. और तीसरा चौथा क्वेश्चन आपका, हैव यू सिक्योर्ड अ जॉब ऑफर इन पोलैंड. आप बता सकते हैं कि हाँ आपके पास एक ऑफर लेटर है, आपके पास ऑफर लेटर है और आपके पास वर्क परमिट है. यू कैन से दिस थिंग दैट यू हैव द ऑफर लेटर फ्रॉम दिस कंपनी एंड आई एम गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ पैकेज. यू कैन मेंशन ईच एंड एवरीथिंग. द टाइम ड्यूरेशन ऑफ Poland work permit is from this time to this time. You can mention this thing over there. Apart from that, the other question is, what is the name and address of the employee you will be working for in Poland. इसका मतलब जो भी आपका एम्प्लॉयर है आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, उसका नेम बताना पड़ेगा. आप इस कंपनी के लिए हायर हो रखे हैं और जो कंपनी का एड्रेस है यहाँ पर वो कंपनी लोकेटेड है और कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस क्या है आप थोड़ा कंपनी के बारे में बता देंगे. कंपनी इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस टाइम और कंपनी इज़ इन टू दिस डोमेन एंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर इज दिस XYZ, जो भी आपकी कंपनी का नेम है. आई विल बी वर्किंग इन दिस लोकेशन इन पोलैंड. आप बता सकते हैं उसका जो भी एड्रेस है. और आप अगर नेट पे देखेंगे कंपनी के बारे में और आपके ऑफर लेटर में सारा मेंशन करे रहते हैं तो आप उसके बेसिस पर आंसर कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट इन पोलैंड, जी आपका कितने टाइम के लिए आप पोलैंड में काम करेंगे आप बता सकते हैं. जो भी आपका ऑफर लेटर है वर्क परमिट में मेंशन होगा. 1 साल का होगा तो आप 1 साल बताएंगे, 2 साल का होगा तो 2 साल, 3 ईयर्स का होगा तो 3 साल. आप टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं, इतने से इतना आप टाइम करेंगे और जैसे ही आपका वर्क परमिट खत्म होगा यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री, देन यू विल डू बिजनेस और समथिंग. यू कैन मेंशन दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओवर देयर. इसके अलावा व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है. आपने 10th पास किया आप बताएंगे, 12th पास करा आपने 12th पास बताएंगे. और उसके बाद अब मेरे को लगता नहीं है कि अगर आप वहाँ पे D कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं तो आप कॉलेज वगैरह शो करने का ज़रूरी है, क्योंकि ओवर क्वालिफिकेशन हो जाएगी कि यू आर गोइंग देयर ऑन D कैटेगरी वर्क, तो उसमें क्वेश्चन वगैरह उठता है. तो इस चीज़ से बचें. अगर आपने ग्रेजुएशन करा भी है तो उस चीज़ को अगर नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, अदरवाइज 12th की मार्कशीट दिखाएंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर D कैटेगरी वर्क. डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ सिमिलर फील्ड. अगर आप पे सिमिलर एक्सपीरियंस है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं है तो फिर आपका कोई रिलेटेड वर्क आप बता सकते हैं. अर्ली ऑल्सो आई वर्कड इन फैक्ट्री एंड आई हैव डन दिस काइंड ऑफ वर्क. जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं उसका मतलब है कि आपको जो भी सेम काम आपने पहले किया आप पे कुछ एक्सपीरियंस है. अगर है तो बता दें, ना है तो फिर भी आप बता दें. कुछ रिलेटेड आपने वर्क किया तो वो भी बता दें आप. तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर योर एम्प्लॉयमेंट इन पोलैंड. एंड आपका एक बार पोलैंड में आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म होता है, जॉब ऑफर लेटर में जो भी वर्क परमिट एक्सपायर होता है, तो फिर उसके बाद आपके इंटेंशन क्या है तो उसमें आप बताते हैं, वंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क परमिट आई विल रिटर्न बैक टू माय होम कंट्री एंड आई विल डू सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस और समथिंग वट एवर इज इन माइंड. और जो भी आपका प्लान है यू कैन टेल दैट थिंग टू द इमिग्रेशन ऑफिसर. तो आपको ये बताना पड़ेगा. डू यू हैव सफिशिएंट फंड टू सपोर्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग द स्टे इन पोलैंड. तो आप बता सकते हैं क्योंकि आप बैंक अकाउंट अपना उसमें दिखाते ही हैं, बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं. आप बताएं कि आपका इतना अमाउंट आपके पास है तो आप मैनेज कर लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेंशन दैट आई एम गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम दैट दिस अमाउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर इन पोलैंड, और आप बता सकते हैं इसका. और इसके अलावा अगर आपको अकोमोडेशन D कैटेगरी के अंदर मिलता है तो उसका एड्रेस भी आप बता दें. द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग मी द अकोमोडेशन. और जो अकोमोडेशन का आपका हॉस्टल के जो एड्रेस वगैरह है आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका वर्क परमिट आया होगा उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आते हैं. कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे तो उसमें आपका अकोमोडेशन आपको कहाँ मिला, आपका हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी रहती है. तो इस चीज़ का मेक श्योर करें और उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें. सो ये सारे क्वेश्चन हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्वेश्चन वगैरह आपसे एम्प्लॉयर पूछते हैं और हल्की फुल्की इंग्लिश आनी चाहिए. जो भी आपका क्वेश्चन है आप इंग्लिश में आप उनको ट्रांसलेट करके बोल दें उनको. मेक श्योर ऑफ दिस थिंग, अदरवाइज एक ट्रांसलेटर वहाँ पर रहता है. पर थोड़ा अच्छा इंटेंशन बनाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन याद कर लें आप. कोई ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, बहुत फ्यू क्वेश्चन, बहुत 9 से 10 क्वेश्चन है. इसका ही चेकलिस्ट है. अगर आप प्रॉपरली आंसर कर देते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि हल्की फुल्की आपको इंग्लिश आनी चाहिए. अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे इतना अगर आपसे कोई इंटरेक्ट करता है तो आपको यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दीज थिंग्स. अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो जो भी आपका प्रोविंस है उसके बारे में बताएं कि आप जैसे लॉर्ड्स प्रोविंस है. उसके अलावा मेरा तो खैर लॉर्ड्स प्रोविंस आया था अपना, और जिसका डिफरेंट है तो आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे. वॉर्सो जिसका वॉर्सो से आ रखा है तो वॉर्सो का आप मेंशन करते हैं. तो ज़्यादा कोई इशू है नहीं. इंग्लिश इज़ बेसिकली यूज एज अ इंट्रैक्शन, इज़ बेसिकली यूज फॉर इंट्रैक्शन पर्पस. अगर आप बात करेंगे इधर उधर हल्की फुल्की इंग्लिश आती होगी लोगों को, अदरवाइज देयर लैंग्वेज इज पॉलिश और उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. आपको भी बताइए थोड़ा बहुत आपको इंट्रैक्शन लाइक इंग्लिश आनी चाहिए, जिसमें आपका है तुम्हारा, जिसमें 10-12 क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए, यही आपसे पूछेंगे और इस चीज़ का आप मेक श्योर करें.
ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, अगर आप वहाँ भी जाते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चनिंग आपसे होती नहीं है, और इनका मेरे को लगता है आप आंसर ईजिली प्रोवाइड कर देंगे। और कंपनी के बारे में पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कंपनी इस टाइम से ऑपरेट कर रही है, तो सारी ये सारी फ्यू इन्फॉर्मेशन है। सारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी नौकरी के बारे में पूछा जाएगा, जो आप पे डॉक्यूमेंट है इसके बारे में पूछा जाएगा। अगर वो आपसे आपके काम के बारे में पूछते हैं कि पहले आप कहाँ काम कर रहे थे, आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर काम कर रहे थे तो जो भी आपका पोजीशन है, जिस फील्ड में आपने काम किया, आप बता सकते हैं। अगर सिमिलर है दैट इज़ गुड। और उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि आप अगर इस डोमेन में क्यों जाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। उसके बारे में आप उनको एक्सप्लेन करके बता दें, बिकॉज ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस फॉर्म। तो उनको बता दें कि आपने सिमिलर डोमेन में काम करा, अभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और ये इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा आपके लिए। 1 साल में जैसे ही आपका पोलैंड का वर्क परमिट खत्म होगा, आप इंडिया को वापस आएंगे, तो आपके जो स्किल्स हैं, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, वो भी आपके हेल्पफुल रहेंगे। यू कैन आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर दैट। और ऐसा इंटेंशन ना दिखाएं कि आप जैसे ही आपका वर्क परमिट ख़त्म होगा उसके बाद भी आप वहाँ पे स्टे करेंगे, ऐसा ना बताएं। ऐसा बताएंगे तो फिर आपका रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। आपको जो इंटेंशन वगैरह अपने क्लियर रखने हैं, और 10-12 क्वेश्चन है, इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें, ताकि जो भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछें तो आप उनको ईजिली आंसर प्रोवाइड कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं। फ्यू थिंग्स आते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉमिनल क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, अगर आया तो आप इजीली प्रिपेयर करके जाएं और अपना जो भी है आंसर प्रॉपरली वहाँ पे दें। अगर हो जाता है तो फिर वेल एंड गुड है। अगर प्रॉपर आप आंसर देंगे, ज़्यादा कोई टफ इंटरव्यू नहीं है, वहाँ जाके आप आंसर बताएंगे तो ईजिली आपको। पर ऐसा मेक श्योर ऑफ दिस थिंग दैट अगर आपसे इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा तो आपको नहीं आ रहा, आप चुप ना रहें। वहाँ पे 10-12 क्वेश्चन है, इसको रिपीट कर लें। अगर वहाँ जाके चुप रहेंगे तो फिर रिजेक्शन के चांसेस होंगे। फिर ऐसा होता है कि अगर आपको अपने प्रोफाइल के बारे में नहीं पता, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता, और आपका कितना पैसे आपको मिल रहे हैं पर आवर, आपको क्या पैसा मिल रहा है, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो ये चीज़ का आप मेक श्योर करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, आपका वर्किंग आवर के बारे में पूछेंगे। आपके वर्क परमिट में मेंशन करा होगा 40 आवर्स रहता है आपका वीकली बेसिस पे। पोलैंड के अंदर ऐसा है कि 1 महीने के 40 आवर्स आपका आप कंपनी के अंदर काम करते हैं, उसके ऊपर जो 8 आवर्स का ओवर टाइम रहता है वो डिपेंड करता है आपका मंथली बेसिस में है, वीकली बेसिस पे है, वो चीज़ का आप देख लें। वैसे अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स अगर आपको पूछेंगे तो कहना कि एक हफ्ते में 40 घंटे आप काम करेंगे। 40, ये वर्क परमिट पर डिपेंड करता है। आपके वर्क परमिट में मेंशन किया होगा कि आपका ऑफर लेटर जो जनरेट किया है उसमें आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, वो सारा मेंशन किया होगा। उस चीज़ का मेक श्योर करना, पर आवर की आपकी सैलरी कितनी होगी, सब चीज़ उसमें पूरा मेंशन किया होगा। ये चीज़ का मेक एक परफेक्ट फिगर लेके जाना वहाँ पे। अगर पूछेंगे तो चुप मत रहना वहाँ पे, रादर देन कीपिंग क्वाइट, आंसर गिव द आंसर अकॉर्डिंगली। सही आंसर देंगे हो जाएगा आपका, नहीं दे पाओगे फिर दोबारा रिपील वाला लेटर आ जाएगा रिजेक्शन का, कि आपके इंटेंशन वगैरह परफेक्ट नहीं लग रहे हैं, फिर दोबारा आपको रिपील करना पड़ेगा। अगर किसी पे इंटरव्यू के लिए आता है तो एक गोल्डन चांस होता है, अगर आप प्रॉपर अगर आंसर दे देते हैं तो आपका वीज़ा लग जाता है। इस चीज़ का मेक श्योर करना। कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी, आप मेरे को रीच आउट कर लें, मैं आपको बता दूंगा, और ऐसे ही आप आंसर वगैरह बताएं। और कुछ भी ऐसा मत बताना कि जिससे आपका इंटेंशन में थोड़ा ऐसा लगे कि आपका इंटेंशन थोड़ा रॉन्ग है, वहाँ जाके आप कहीं और माइग्रेट कर लेंगे। इस चीज़ से बचें आप। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज मेरे को एक टॉपिक क्लियर करना था, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह होगी, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और प्रोसेस के रिगार्डिंग अभी और अपडेट है, धीरे धीरे जैसे ही मेरे पे टाइम लगेगा मैं आपको शेयर करते रहूँगा। अपॉइंटमेंट के बारे में पूछोगे, अपॉइंटमेंट का सेम सिनेरियो आपको पता है इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। मैनुअल गेटिंग मैनुअल अपॉइंटमेंट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखते रहें, किस्मत सही है तो मिल जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज एन नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखें 1 साल 1.5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं चीज़ की। मिल जाए तो सही है, नहीं मिले तो फिर भी आप चेक करते रहें, क्या कर सकते हैं। और पूरा रिलाई ना करें इस प्रोसेस में। कुछ और आपके प्लान्स हैं तो आप उसमें काम करें, इसको एज अ साइड प्रोजेक्ट रख लें। अगर आपका हो गया तो सही है, पूरा टाइम इसमें ना निकालें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होगा, बहुत लोग परेशान रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, पैसा टाइम दोनों वेस्ट होता है। इस चीज़ में खाली ना पड़ें। अगर पूरा आप इसमें ही फोकस कर रहे हैं तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। लाइफ में आगे बहुत आपको लॉस हो जाएगा। इस चीज़ का मेक श्योर करना। अगर खाली इसी प्रोसेस के भरोसे बैठोगे तो आप अपॉइंटमेंट कल के दिन मिल भी जाएगा, उसके बाद रिजेक्शन आएगा तो फिर आगे लाइफ में आपको कुछ और काम करना ही पड़ेगा। तो इसको एक एंटायर एक ही गोल आप बना के ना चलें, क्योंकि द एंटायर प्रोसेस इज़ लाइक अ गैम्बल। मिल गया अपॉइंटमेंट सही है, वीज़ा मिल गया सही है, नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम होगा। 100 में से अगर आप 5 बंदे जिसको वीज़ा मिल रहा है लकी हैं तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, उसके बाद भी रिजेक्शन आता है। लोगों के पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, पास्ट में वर्क है, उन्होंने पेड अपॉइंटमेंट ले रखे हैं,
रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, पूरे लॉट का रिजेक्शन आ गया, पूरे जितने लोग थे सबका रिजेक्शन आ गया। और सब लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से 1 साल का टाइम बता रखा है। आधे लोग तो इसमें ऐसे थे कि यूएई वगैरह में काम कर रहे थे, वो छोड़ छाड़ के इंडिया वापस आ गए थे, यहाँ आके सबमिशन करा उन्होंने, रिजेक्शन आया, फिर पूरा टाइम वेस्ट हुआ। अगर कोई यूएई में भी काम कर रहा है तो आप लोगों को बोलूँगा कि आप फाइल वहीं से लगाएं, इंडिया में आके फाइल ना लगाएं, और फ़ायदा नहीं है इंडिया से फाइल लगाने का। अभी अगर यूएई से देखें तो देयर माइट भी पॉसिबिलिटी कुछ हो पाए, लग सकता है वहाँ से वीज़ा, पर इंडिया से आप लगाएंगे तो बहुत कम चांसेस हैं आपका हो जाएगा। ऐसा मत सोचें कि आपके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, दुबई यूएई में काम करेगा तो आपका इंडिया में आने के बाद आपका वीज़ा लगी जाएगा। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो काम करते रहें, वीज़ा साइड में लगाएं, मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कीप डूइंग द सेम वर्क। इंडिया के अंदर भी आप कहीं काम कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं सही है, करते रहें उसे। वीज़ा मिल गया तो दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं मिला तो अप्लाई फॉर समवेयर एल्स। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। इसके अलावा अगर कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप मेरे को बताएं, एंड हैव अ नाइस वीकेंड।